तो आज वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते मेरी सिस्टर की शादी है और एक बड़े भाई होने के नाते मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसी वजह से वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ना कि सिर्फ मेरी बल्कि तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम लोग मेरा सपोर्ट करो। मैंने कभी तुमसे नहीं बोला है कि वीडियो को लाइक करो या कमेंट करो, लेकिन आज मैं तुमसे बोल रहा हूँ। हमारे भाई को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम लोग कह सकते हो कि भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे करोगे। मम्मी का फोन लो या पापा का, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन या फिर यहाँ तक कि पड़ोसी का भी तुम ले सकते हो, लेकिन इस QR कोड पे जितना तुम सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करो। मैं ये सब कुछ छोड़ता हूँ तुम्हारे ऊपर। चलो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। ये स्टोरी भी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर ह्यून वह चियोन को बता रहा होता है, हाँ अगर सही मायनों में देखे तो नॉर्थर्न आइस सी पैलेस का रिप्रेजेंटेटिव मुझे होना चाहिए था, लेकिन इस समय पर प्रोंक्सी मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरे सेकंड अंकल इंजू चियोन इस समय पर आइस सी पैलेस के प्रोंक्सी है। चियोन इसे सुनते ही कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि तुम बिना किसी को बताए डीमन कल्ट के अंदर हमसे हेल्प मांगने के लिए आए हो। ह्यून इस पर कहने लगता है, मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था क्योंकि पैलेस के अंदर बहुत सारे जासूस अभी भी बचे हुए हैं। जासूस का नाम सुनते ही चियोन कहने लगता है, क्या तुम्हारा मतलब सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोगों से है? इस पर ह्यून हमें जवाब देता है और कहने लगता है, सबसे ज्यादा जिनके ऊपर शक किया जा सकता है वह लोग सेकंड अंकल के सबॉर्डिनेट हैं। इस पैलेस मास्टर के साथ हुई घटना के बाद और ड्रैगन टॉर्टोइज रिलीज होने के बाद पहला काम जिन्होंने किया था वह था मेरे सेकंड अंकल को आईसी पैलेस मास्टर की गद्दी पर बैठाने के लिए एक मीटिंग कराना। उन्होंने ड्रैगन टॉर्टोइज की रिहाई का फायदा उठाया और सभी लोगों को एक साथ एकजुट काम करने के लिए राजी कर लिया। इसकी वजह से सभी लोग उन्हें एक हीरो मानने लगे। अंकेल इसे सुनते ही कहने लगता है, यह सचमुच काफी ज्यादा सस्पिशियस लगता है, लेकिन ये सब करने के लिए उसे बिल्कुल भी जासूसों की जरूरत नहीं है, बस उसके पास ताकत होनी चाहिए। तुम जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है कि अगर वह उस सीट को चाहता था तो मैं और मेरे फादर दोनों ही पहले ही उसे उस सीट को ले दे देते, क्योंकि वह सचमुच काफी ज्यादा स्किलफुल है। ताकि उसने पावर हासिल करने के लिए उस नाजुक घड़ी को चुना जिस समय पर पैलेस वह बहुत ज्यादा कमजोर था। अगर तुम्हारे कल्ट के अंदर इस तरह की घटना हुई होती तो क्या तुम भी इसे सिर्फ एक पावर की लड़ाई मानते? वांग ग्यूल जैसे इस बात को सुनता है तो अपने कहने लगता है, वह पूरी तरह से गलत भी नहीं है क्योंकि सिक्स ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोगों ने पहले हमारे ऊपर इसी सेम टेक्निक का यूज किया था। तो आगे चियोन को बताने लगता है, इसके अलावा थर्ड एल्डर को वाइस पैलेस मास्टर का राइट हैंड माना जाता है। सिक्स ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के लोगों से जो लोग एक्सप्लोसिव्स खरीदने के लिए तैयार हुए थे वे वाइस पैलेस मास्टर और फिर आगे कुछ बता पाता उससे पहले चियोन से कहता है, बस बहुत है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें और कुछ सुनने की भी जरूरत है। हम किसी भी तरह से फॉर्मर सुप्रीम हेवनली डीमन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए नॉर्दर्न आइस सी पैलेस के अंदर जा रहे हैं। इसे सुनते ही ह्यून वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है, चियोन को थैंक यू करने लगता है। चियोन आगे ह्यून से कहने लगता है, लेकिन उससे पहले चलो हम दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ह्यून जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन इसके लिए मुझे माफ करना, फॉर्मर हेवनली डीमन उनकी सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है। चियोन इस पर ह्यून से कहने लगता है कि कोई भी गलत फहमी मत पाड़ो। अगर हम बिना किसी ऑफिशियल रिक्वेस्ट के नॉर्थर्न आइस सी पैलेस की ओर बढ़ते हैं, हम लोग तुम्हारे इस पैलेस मास्टर और ऑर्थोडॉक्स मरीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएंगे। यदि हम फॉर्मर हेवनली डीमन को खोजने में सफल नहीं होते तो या फिर वह मर चुके होते तो हम बिना किसी बेनिफिट के वहां पर चले गए होते। ह्यून जैसे इस बात को सुनता है तो अपने मन में कहने लगता है कि उसे वहां जाने के लिए एक स्पष्ट कारण चाहिए। अब यह बात मुझे समझ में आ रही है, उस समय पर जिस शख्स ने मुझे बचाया था अगर उसे ड्रैगन टॉर्टोइज ने अब तक मार दिया होगा या फिर उसकी लाश भी नहीं बची वहां पर, इनके पास कोई भी कारण नहीं रहेगा किसी को बताने के लिए भी कि आखिर ये लोग उस जगह पर क्या कर रहे हैं। के बाद ह्यून चियोन से कहने लगता है कि मैं रिक्वेस्ट पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा पैलेस के अंदर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। वाइस पैलेस मास्टर इसे बड़ी आसानी से इनवैलिड कर देगा, तो क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? चियोन इस पर कहने लगता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यून जैसे इस बात को सुनता है तो अपने मन में कहने लगता है, क्या इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? खैर यह काफी ज्यादा अच्छा है, इससे पहले कि यह अपने मन को बदल ले उससे पहले मुझे साइन कर देने चाहिए। ह्यून तैयार हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए। ह्यून उसे देखते हुए कहने लगता है, लेकिन आखिर यह कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है? इस पर चियोन उसे बताने लगता है, यह बहुत ज्यादा आसान है, तुम्हें बस हमसे 3-4 वादे पूरे करने की बात करनी होगी।
से ही ह्यून सुनता है 3-4 बातें तो अपने मन में कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह संख्या इतनी होगी, आखिर इसके अंदर क्या है। ह्यून उसे बताने लगता है सबसे पहली बात, अगर ड्रैगन टॉर्टोइस को हम लोग मार देते हैं तो ड्रैगन टॉर्टोइस का कोर एंड ब्लड दोनों ही डीमन कल्ट के होंगे। इस पर कहने लगता है क्या आपने कहा कि ड्रैगन टॉर्टोइस को हराने के बाद? इस पर च्योन हमें जवाब देता है। च्योन आगे बताने लगता है दूसरा, जब एक बार ड्रैगन टॉर्टोइस से पूरी तरह से निपट लिया जाएगा उसके बाद आइस सी पैलेस वह ऑर्थोडॉक्स मरीन के साथ अपने सारे रिलेशन को तोड़ देंगे। सुनते ही ह्यून वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। च्योन उसे आगे कहने लगता है तीसरा और आखिरी, उन्हें अलायंस बनानी होगी डीमन कल्ट के साथ। जैसे ही तीसरी बात को सुनता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। च्योन उससे कहने लगता है अगर तुम इन 3 बातों से सहमत हो तो हम लोग नॉर्थन आइस सी पैलेस की ओर आगे बढ़ेंगे। च्योन उसे रोकते हुए कहने लगता है प्लीज रुकिए डीमन लॉर्ड, आपने जो भी बातें अभी तक कही है वो कोई ऐसी बातें नहीं है जिनके ऊपर मेरा कुछ भी अधिकार हो। च्योन इस पर उसे कहने लगता है कि तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्द ही पैलेस के नए मास्टर बन जाओगे। च्योन जैसे इस बात को सुनता है तो अपने उनके लगता है क्या उसने अभी भी कहा कि मैं जल्द ही नॉर्थन आइस सी पैलेस का नया मास्टर बन जाऊंगा। च्योन उसे कहने लगता है अब तुम इसके बारे में आराम से सोच सकते हो पैलेस मास्टर। इसके 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। च्योन एक जगह पर आ गया होता है और सभी लोगों से कहने लगता है कि एक स्वॉर्ड ट्रुप को समन करने के लिए कहो। अब हम सभी लोग नॉर्थन आइस सी पैलेस की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें बताया जाता है चोंगजुआन के बाहर नॉर्थन एरिया, गाशु, शांक्सी और हुई बॉर्डर्स के ऊपर बेकाइल झील तक पहुंचने के लिए, जहां पर नॉर्थन आइस सी पैलेस बना हुआ है। बहुत सारी ट्राइब से होते हुए ग्रेट प्लेन्स को पार करने के बाद ही नॉर्थन आइस सी पैलेस तक पहुंचा जा सकता है। ऑर्थोडॉक्स मरीन एयरलाइंस के 400 से भी ज्यादा स्किलफुल मार्शल आर्टिस्ट सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए सभी लोग आगे बढ़े। इन 4 दिनों की लंबी यात्रा के भीतर ही वे विशाल मैदानों की सीमाओं तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कांग सोह को और दिखाया जाता है पीछे से जेगल सो ही को, जो कि उसे ही देखी जा रही होती है। इसके बाद हमें एक दिन पहले ड्रीम एलायंस की एक ब्रांच शांक्सी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कांग सोहो वह सियोक से कह रहा होता है क्या तुमने डीमन कल्ट लीडर उससे भी मदद मांगी है? जिस पर सियोक वह हमें जवाब देता है हालांकि यह किसी तरह की कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं है, सरसन ने इस काम को अपनी मर्जी से किया है, इसका मतलब है कि वह लोग उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। उसके बाद सियोक तुरंत ही ग्रीट करते हुए खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ तो इसलिए अभी मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। जैसे ही सियोक वहां से चला जाता है तो कांगसो कहने लगता है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस पर वहीं पर बैठा एक और शख्स कहने लगता है खैर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई भी ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं थी मदद मांगने के लिए। किसी अलायंस के लीडर को यह पता होना चाहिए न किसी उचित कारण के जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। पूरा यकीन है कि डीमन लॉर्ड वह उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो इस पर कहने लगती है आपने बिल्कुल ठीक कहा, मोनिक कल्ट अभी बहुत ज्यादा बिजी है काइफेंग के अंदर अपने ब्रांच को स्टेब्लिश करने में कुछ फायदा नहीं होगा अपने पावर को इस तरह से डिवाइड करने में। लेकिन फिर भी कांगसो इस पर कहने लगता है लेकिन फिर भी से तुम्हारा क्या मतलब है? जिगल शो ही इस पर कहने लगती है कि एक जनरल स्ट्रेटजिस्ट के हिसाब से यह जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि डीमन कल्ट वह हमारे हिसाब से ही काम करेगा। के व्यवहार को देखते हुए वह निश्चित रूप से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि दूसरे जिस हिसाब से कहते हैं वह उसी हिसाब से काम करेंगे। इसी भी तरह से हमें हर सिचुएशन में डिमोनिक कल्ट के साथ अलाई बनाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई चिंता करने वाली बात भी है? अगर वह लोग आइस सी पैरिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो भी। कांगसो जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है मुझे इस बात को सुनने के बाद सचमुच काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हें भी इस बात को पूछने की जरूरत पड़ रही है। क्या ड्रैगन टॉर्टोइज नेट कोर और कॉर्पस अगर उसकी स्पिरिचुअल पावर वह डिमोनिक कल्ट के हाथों में पड़ जाती है तो सीगल से कहने लगती है कि यहाँ पर नेट कोर के ऊपर अधिकार करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। कांगसो इस पर कहने लगता है भले ही जॉन ब्यूसो का हाथ वह डिमोनिक कल्ट लीडर के हाथों से ही क्यों न काट दिया गया हो, उसकी होने वाली वाइफ इस जगह पर बैठी है और ह्यूमन कल्ट के साथ एक अलायंस बनाने की बात कर रही है। आखिर तुम कैसे इस तरह की बातें कर सकती हो? तुम कैसे इस तरह से बुराई के सामने झुक सकती हो? जेगल सोही जैसी इस बात को सुनती है तो गुस्से में कांगसो से कहने लगती है आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? कांगसो इस पर उसे कहने लगता है मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट का सीन जहाँ पर जेगल सोही अपने अनु कह रही होती है भले ही उन्हें कल्ट लीडर उसने मेरे मंगेतर का हाथ काट दिया था जिसकी वजह से मैं उसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि हमें बिजनेस के अंदर पर्सनल गरज को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए।
क्या वह अभी भी काफी ज्यादा चिंतित है कि डिमोनिक कल्ट लीडर वह उस जगह पर आ सकता है। एक दिन से भी ज्यादा समय हो गया है लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। सीगल सुही आगे बढ़ रही होती है तभी उसका ध्यान एक तरफ जाता है और इसके बाद कांग सोहो से कहने लगती है कि हम लोग ग्रेट प्लेन्स के काफी ज्यादा करीब हैं, यह ट्राइब्स की टेरिटरी है। इसके बाद दिखाया जाता है मायोंग कांग को जो कि अपने मन में कह रहा होता है हांगवू क्लैन और जेगल क्लैन को शायद नहीं पता होगा लेकिन हम लोग मायोंग क्लैन के लोग सैवेज ट्राइब के लोगों से डरना जानते हैं। वे लोग जियानगू का हिस्सा नहीं है लेकिन उनके चारों मौसम वह युद्ध में बीत जाते हैं, घुड़सवारी के अंदर और युद्ध के अंदर काफी ज्यादा माहिर होते हैं। बेशक अगर मेरा और उनका आमना सामना हो जाता है तो मैं बिल्कुल भी डर के पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन घोड़े के ऊपर सवार होकर हजारों की संख्या में उनसे लड़ना, यह तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि कांग सोहो वह हमारा कमांडर है। ब्लैक शैडो स्क्वाड ने रांगशी के नॉर्दर्न एरिया में 5 सालों तक लगातार बार बार लोगों से लड़ाई की है। जब तक मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो एक समझौते पर इस जगह तक पहुंच गया था। हाल ही में ग्रेट होंग क्लैन के साथ मानता हूँ कि पिछली गाड़ी के अंदर रखे हुए सारे इसी सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार रखे गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनसे कहीं पर जाकर टकरा जाए। मैं सिर्फ अब उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारी सारी यात्रा वह ठीक ठाक निकल जाए। में जैसे ही उनके घोड़े आगे बढ़ रहे होते हैं तभी मायोंग कांग का घोड़ा आगे जाते हुए अपनी जगह पर रुक जाता है। मायोंग कांग सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, लो भाई, हमारा तो पहले ही दिन उनके साथ सामना हो गया है। इसके बाद सियोक सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ग्रे ब्राउन वुल्फ फर क्लॉथिंग, यह जरूर ग्रेट होंग क्लैन होना चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि अपने हॉर्न को बजाते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। कांग की इन्हें देखकर पूरी तरह से फटी पड़ी होती है और अपने मन में कहने लगता है, क्या वह लोग तुरंत ही हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। इतने में उनमें से एक शख्स जो कि होता है ब्लैक शैडो स्क्वाड का एजेंट वॉन पियो कहने लगता है, तुरंत ही अपने झंडों को ऊपर उठाओ। इसके बाद उसका वह शख्स ऐसा ही करता है, तुरंत ही मरीन अलायंस के झंडे को ऊपर उठा देता है। इसे देखते ही मरीन अलायंस की तरफ जो लोग आ रहे होते हैं उन लोगों की स्पीड कम हो जाती है। मायोंग कांग सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या उनके पास वह लीडर है? मैं जानता था कि पीछे बहुत सारे सैनिक हैं लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ दर्जन ही हमारे पास आए हैं। मायोंग कांग किसी शख्स को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है, कहने लगता है, आखिर वह शख्स कौन है? ब्लड रेड हॉर्स की तुलना में वह काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। इतने में कांग सोहो सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, यह तो असेरा है। मायोंग कांग जैसे ही असेरा का नाम सुनता है उसके आगे पूरी तरह से खुली की खुली रह जाती है। अपने मन में कहने लगता है, क्या सचमुच वह आदमी जो ग्रेट प्लेन्स का रूलर हुआ करता था? हमें सामने से दिखाया जाता है एक शख्स को, यह होता है ग्रेट कांग क्लैन का हेड, की आते ही कांग सोहो से कहने लगता है, यह तो तुम हो ब्लैक स्क्वाड लीडर। कांग से मिले हुए सचमुच काफी लंबा समय हो गया। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म। और हाँ, जाने से पहले यह QR कोड मामा, चाची, ताई, फूफी, अड़ोसन पड़ोसन, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसे भी करो, लेकिन आज तुम्हें सपोर्ट करना है। देखो, ये अकाउंट है और इसमें ये बैलेंस है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हारे साथ की, इसलिए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना।